आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो बताएगा हमें एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ऐसे कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं जो उसकी एसिडिटी को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जैसे कि हमने बात किया था कि कोई भी एसिड है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमने कंडक्टेंस में भी देखा था कि जो एसिटिक एसिड होता है काइंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो क्या करता है वाटर में डिसोसिएट होता है। किस में डिसोसिएट होता है? RCO माइनस में और H3O प्लस में। इस ये मतलब हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम H प्लस भी लिखते हैं, बट करेक्ट फॉर्म जो है वो यही है। तो डिसोसिएशन को हम आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आगे जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखेंगे? के प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। मैंने आपको बताया था कि हम प्योर जो भी सॉलिड्स या लिक्विड्स होते हैं उनको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इक्वेशन होती है उसमें हम नहीं लिखते। तो वाटर प्योर होता है और वो एक्सेस में है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इधर की साइड जाएगा। और हम इसको क्या करते हैं, वाटर की जो मतलब क्वांटिटी है या जो भी वाटर का जो अमाउंट है उसमें कोई कमी नहीं आती है, तो बेसिकली उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट। तो इस वजह से हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दो कांस्टेंट को मिला के हम एक नया कांस्टेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एसिडिक मतलब जो एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, या फिर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो इक्वेशन जो है ये इसमें रिड्यूस हो जाती है, जिसमें आपका यह कार्बोक्साइलेट आयन हो गया, H प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय आपका एसिड हो गया। तो Ka से हम इसको डिनोट करते हैं, जो बताता है मेजर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। तो Ka को हम लोग कई बार क्या कहते हैं, Ka की जो यूनिट होती है, मतलब Ka की जो अमाउंट होती है या जो Ka की वैल्यू होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है। ये 10⁻³ या 10⁻⁴ या कई बार इससे भी हायर अमाउंट के ऑर्डर में होती है। तो थोड़ा हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, Pka का यूज़ करते हैं। Pka क्या होता है? एंटी लॉग ऑफ Ka, मतलब नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसका अगर मैं एंटी लॉग ले लूँ, मतलब नेगेटिव लॉगरिथमिक ले लूँगी, तो मुझे Pka मिल जाएगा। तो Pka से जो वैल्यू मिलती है वो कुछ ना कुछ मतलब 0 टू समथिंग के बीच में होती है, मतलब 0 टू कोई भी एक इंटीग्रल वैल्यू के बीच में होती है। जो लेट्स से इंटीग्रल वैल्यू मेरी n है, तो 0 टू कोई भी n वैल्यू के बीच में होगी। तो इससे क्या होता है, तो कि कंपैरिजन इजी हो जाता है। जैसे कोई मेरा एसिड A1 है, कोई मेरा एसिड A2 है, तो इसकी जो Pka वैल्यू है वो 3 है, इसकी जो Pka वैल्यू है ये 4 है। तो अब मैं पूछूं कि इसमें से मेरा सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, तो A1 की मेरी सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो आप इसको उससे भी रिलेट कर सकते हैं, pH से। जैसे pH हमारा जितना कम होगा उतना वो ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। तो सेम Pka भी होता है, जैसे Pka जितना कम होगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। देखिए Ka ज़्यादा होना चाहिए, Ka जितना ज़्यादा Pka उतना कम, और उतना ही बेहतर एसिड होगा हमारा। तो जो लेस वैल्यू ऑफ Pka स्ट्रॉन्गर द एसिड, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे मेरा जो आयोनाइजेशन है एसिटिक एसिड का वो इस प्रकार होता है। जब मैंने इसका Ka निकाला तो मुझे Ka ये मिलता है, और इसका Pka जब मैंने इसका माइनस लोगैरिथमिक लिया तो मुझे 4.76 इसकी Pka मिलती है, एसिडिक स्ट्रेंथ मिलती है। तो Pka जो होती है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, वो 4 से 5 के बीच में आती है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से मतलब है कि हम पहले तो हमारे पास एसिटिक एसिड है, फिर आगे गए प्रोपियोनिक एसिड आया, फिर उससे आगे गए ब्यूटानोइक एसिड हो गया, फिर पेंटेनोइक एसिड हो गया। मतलब जैसे जैसे हमारा जो आर ग्रुप है वो बढ़ रहा है, तो हमारा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती है, वो कम होती है, सॉरी। जब हमारा आर ग्रुप जो है वो बढ़ता है, मतलब बल्कि होता जाता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी और घटने लगती है। और इसका रीज़न जो है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। दो रीज़न्स हैं जिससे एसिडिक नेचर को हम अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला रीज़न आता है रेजोनेंस इफेक्ट।
ये जो दो इफेक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, पहला होगा रेजोनेंस इफेक्ट और दूसरा होगा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो बेसिकली ये हमें क्या बताएंगे, ये हमें बताएंगे कि जो कार्बोक्साइल कंपाउंड्स होते हैं इनका एसिडिक नेचर होता क्यों है। तो जो पहला रेजोनेंस इफेक्ट है वो बेसिकली क्या बताता है, जब हमारा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है ये आयोनाइज होने के बाद कार्बोक्साइलेट आयन देता है। देखिए कोई रिएक्शन तभी होती है जब उसका जो प्रोडक्ट होता है वो स्टेबल होता है रिएक्टेंट से। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है। तो ये रिएक्शन मेरी हुई क्यों, क्योंकि इसका कार्बोक्साइलेट आयन जो है वो स्टेबल है कंपेयर्ड टू कार्बोक्साइलिक एसिड। ठीक है, डिसोसिएटेड फॉर्म या आयोनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो रही है कंपेयर्ड टू आपका जो मेन एसिडिक कंपाउंड है। तो ये अब स्टेबल क्यों है, कार्बोक्साइलेट स्टेबल क्यों है, तो हमें जानना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ मेरी स्टेबल है और ये रिएक्शन मेरी हो रही है तो इसमें ऐसी क्या खूबी है कि ये रिएक्शन मेरी हो रही है और ये चीज़ स्टेबल है। तो उसी खूबी को हमने एक्सप्लेन किया रेजोनेंस इफेक्ट से। तो रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है कि ये जो मेरा माइनस चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, ये क्या होता है, ये डिस्पर्स होता है, इस तरीके से डिस्पर्स होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये जो बॉन्ड होगा ये माइग्रेट कर जाएगा ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा जो कलेक्टिव एक स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस का, उसमें क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये पूरा इन तीनों एटम पे डिस्पर्स्ड होता है। ठीक है, बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज नहीं बता रहा है, नेगेटिव चार्ज तो मेरा किस पे डिस्पर्स्ड है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे, बट जो डबल बॉन्ड है वो इधर भी है और इधर भी है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर थ्रू आउट होता है इसमें। ठीक है, तो कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो बेसिकली मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो थोड़ा इस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं। तो अगर आपको रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं पता तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो सारे जितने भी हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जैसे पहला एक मेरा स्ट्रक्चर ये हो गया और दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मेरा ये हो गया, तो इन दोनों स्ट्रक्चर को मेरा एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देगा आराम से। जैसे इसमें मुझे क्या पता चल रहा है कि एक जगह डबल है एक जगह सिंगल है, इसमें भी मुझे पता चल रहा है कि जहाँ सिंगल था वहाँ डबल हो गया और जहाँ सिंगल था वहाँ डबल, जहाँ डबल था वहाँ सिंगल हो गया और जहाँ सिंगल था वहाँ डबल हो गया। तो मेरे को इनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, लेकिन जब मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखा तो वहाँ पे मुझे क्या पता चला कि कोई एक्चुअली में सिंगल है ही नहीं, ना कोई बॉन्ड डबल है, यहाँ पर सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, एक सामान्य हैं। तो देखिए दोनों जो स्ट्रक्चर हैं वो हमें देखने में कैसे लगते हैं, थोड़े आसपास से लगते हैं, मतलब तो एकदम सेम लगते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस वजह से इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, पहले देखते हैं इक्विवेलेंट क्यों बोलते हैं। इक्विवेलेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, तो अगर इसका 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड में तो इसका भी 50% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए मैंने इसको बोला इक्विवेलेंट। कैनोनिकल स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे एक मेरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है, एक मेरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। जैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर का ही एक दूसरा नाम है कैनोनिकल, इसमें भी ये भी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसका भी एक दूसरा नाम है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो और जो हमारे को दोनों मिला के जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की स्पेलिंग ये है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड इसलिए बोला गया है क्योंकि आप जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कई चीज़ों के सम्मेलन से मिलके एक हमें फाइनल चीज़ मिलती है, तो वही हुआ यहाँ पे, दो स्ट्रक्चर से मिलके हमें एक फाइनल चीज़ मिली, इसलिए हमने इसे हाइब्रिड बोला। और रेजोनेंस इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट कौन सा चल रहा है, रेजोनेंस। सो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो डिसोसिएशन से क्या बनाते हैं, कार्बोक्साइलेट आयन। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि कार्बोक्साइलेट आयन जो है ये बन रहा है, ये ज़रूर स्टेबल है तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए कार्बोक्सिलाइट आयन की जो स्टेबिलिटी है वो पहला हमने फैक्टर डिस्कस किया रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से ये स्टेबल है, जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा जो नेगेटिव चार्ज हमें मिल रहा है इन दोनों स्ट्रक्चर में वो सबसे ज़्यादा किस पर पाया गया है, ऑक्सीजन पे। दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड है, कार्बन पे नहीं जा रहा है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे
बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है कि जो ये वाला जो हमने अभी डिस्कशन किया है इसकी एसिडिटी का, और जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बोले हैं, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, और मोर नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यही रेजोनेंस की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये जो रीज़न है, दिस इज़ द रीज़न द इक्विलिब्रियम बिटवीन कार्बोक्साइल ग्रुप एंड कार्बोक्साइलेट आयन लाइज टूवर्ड्स द राइट साइड। राइट साइड कौन सी होती है? ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड है। तो जो इक्विलिब्रियम है जिसको हम के ए से डिनोट करते हैं, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? राइट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कार्बोक्साइलेट आयन है, जो कार्बोक्साइलेट आयन है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। और कार्बोक्साइलेट आयन की जगह मैं इसको रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोल सकती हूँ, बट रेजोनेंस जो है आप जानते हैं कि वो एक इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इस वजह से मैं यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बोलूँगी, यहाँ पे सिर्फ कार्बोक्साइलेट आयन बोलूँगी, क्योंकि कार्बोक्साइलेट आयन जो है ये एक रियलिटी है और ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है हमारे सोल्यूशन में, और इसको हमने ट्रैप भी करा हुआ है कई कई एजेंट्स के साथ। तो जो एक्चुअल है हम उसी का डिस्कशन करेंगे, बट स्टेबिलिटी के हम लिए हमें बताना था कि हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ही था कि ये स्टेबल है तो क्यों है, तो इसलिए रेजोनेंस थ्योरी लाई गई। फिर जो कार्बोक्सिलाइट आयन है इसमें क्या पाया गया कि जो CO बॉन्ड्स हैं आर ऑफ इक्वल लेंथ, जो भी हमारे ये जो CO बॉन्ड्स हैं, मतलब एक जो इसमें हमें डबल दिख रहा है और सिंगल दिख रहा है, ये जो दोनों CO बॉन्ड्स हैं ये दोनों इक्वल बॉन्ड लेंथ हैं। तो ये भी एक मतलब बेसिक एक मतलब क्या बोलते हैं, कोई सबूत था हमारे लिए कि यहाँ पर पक्का रेजोनेंस हो रही है, एविडेंस था कि यहाँ पर पक्का रेजोनेंस हो रही है कार्बोक्साइलेट आयन में, और जो दोनों कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनका इक्वल वेट होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, ठीक है। 50-50% का इक्वल वेटेज होती है। सो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्साइलिक एसिड्स। तो इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट मतलब हमारा कार्बोक्साइलिक एसिड तो फिक्स है, इसके साथ जो आर ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए उसके नेचर के बारे में हम बात करेंगे। अभी हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया है कि COOH कैसा होना चाहिए, इसकी वजह से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि आर में ऐसी क्या खूबी है कि वो स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल हो रहा है। तो देखिए जो सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं ये जो एसिडिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, इनको अफेक्ट करते हैं बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्साइलेट आयन। बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारा आर ग्रुप होता है इसमें इस प्रकार अगर हम सब्सटीट्यूएंट लगा दें जो हमारा कार्बोक्साइलेट आयन को स्टेबिलाइज करे, तो इससे क्या होगा, हमारी एसिडिटी और बढ़ेगी, एनहांस होगी। तो वो कैसे सब्सटीट्यूएंट्स होने चाहिए? तो वो सब्सटीट्यूएंट जो स्टेबिलाइज करे कार्बोक्साइलेट आयन को, प्रमोट करता है डिसोसिएशन और रिजल्ट करता है किसमें, एक स्ट्रॉन्ग एसिड में, ठीक है। ऐसा सब्सटीट्यूएंट जो स्टेबिलाइज करे कार्बोक्साइलेट आयन को और उसकी डिसोसिएशन में भी मदद करे, तो वो कैसा, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है एसिडिटी में, और वो क्या बनेगा, वो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड को एक अच्छा एसिड बनाएगा। जो सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं ऑन द अल्फा कार्बन एटम आर मोस्ट इफेक्टिव इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे कि मैं ये मान लेती हूँ एक CH3 CH2 COOH, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक X मेरा क्या है, कोई सब्सटीट्यूएंट है, यहाँ पर मैं 1 कर देती हूँ क्योंकि कार्बन की सिर्फ 4 वैलेंसी होती है। तो बेसिकली X जो है वो मेरा सब्सटीट्यूएंट है और ये कहाँ पर है, अल्फ़ा पोजीशन पे। अल्फ़ा पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन को हम अल्फ़ा पोजीशन बोलते हैं। तो ये मेरा COOH फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन ये है और इसके साथ एक सब्सटीट्यूएंट जुड़ा है जिसको हम बोलेंगे अल्फ़ा सब्सटीट्यूशन या अल्फ़ा कार्बन। तो जो सब्सटीट्यूएंट हमारा प्रेजेंट है अल्फ़ा कार्बन पे वो मोस्ट इफेक्टिव इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ऐसा सब्सटीट्यूएंट होना चाहिए क्योंकि इसका ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ पे। तो बेसिकली क्या पाया गया रिजल्ट्स में या एक्सपेरिमेंट्स में कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे NO2 हो गया, CN हो गया, या फिर आपका अल्डिहाइड हो गया, CHO ग्रुप हो गया, CO ग्रुप हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये एनहांस करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्साइलेट आयन बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय इंडक्टिव या रेजोनेंस इफेक्ट। तो बेसिकली जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है,
तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये मेरा क्या है, कार्बोक्साइलेट आयन है। ठीक है, ये मेरा आयन है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको स्टेबलाइज करना है। तो बेसिकली हमने देखा है कि जो NO2 होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये अपना यहाँ से बॉन्ड खींचेगा, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड का माइग्रेशन होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये इधर जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये इधर जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऐसे क्या होता है, पूरा डीलोकलाइजेशन होता है। अब जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया है तो ये क्या करेगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये डीलोकलाइजेशन होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका कार्बोक्साइलेट आयन है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर विस्तार से जो पैरा नाइट्रोबेंजोएट आयन है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। यहाँ पर मैंने इस सब्स्टिट्यूएंट को X मार्क किया है और इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑर्थो पोजीशन है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखाया है, जो पैरा पोजीशन है वहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज दिखाया है विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए, जब मैंने इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ये इसने जब अपनी तरफ खींचा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आया, फिर ये वाला डबल बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये इसके बगल वाला डबल बॉन्ड जब यहाँ माइग्रेट करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे को 3 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज मिलता है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो पोजीशन है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है और इसके बगल में कार्बोक्साइलेट आयन है जो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये पूरा इन तीनों पे डिस्पर्स हो रखा है। तो जब नेगेटिव चार्ज कहीं पर पड़ा हुआ है तो उसके साथ कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उसको स्टेबलाइज कर सके। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या कर रहा है, ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा रहा है। जब ये वाला कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेगा, ये इंक्रीज्ड जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हमारी इस ऑक्सीजन पे, इसकी जो इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, मेरा ये स्ट्रक्चर जो है, जो कार्बोक्साइलेट आयन है, ये काफ़ी अच्छे से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इसका पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, आप देख लीजिएगा। ये पूरा इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और ये जो है ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। इसको मैं ऐसे दिखाऊंगी। ठीक है, पहले देखिए डबल बॉन्ड यहाँ था और अब पहले डबल बॉन्ड इस तरफ था और अब डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो उल्टी हो गई पोजीशन, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर इस वजह से जब इसका pKa मापा गया तो वो 3.41 था। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट फिर भी इसका pKa कितना कम है, इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। और जब एसिटिक एसिड का मतलब जो पैराटोलुइक एसिड, टॉलिक एसिड किसको बोलते हैं, टॉलविन पे पैरा पोजीशन पे COH ग्रुप आ जाता है, बट ये क्या है, ये टॉलुएट आयन है, क्योंकि यहाँ पर एसिड जो है वो आयोनाइज हो चुका है। तो इसकी जब pKa मापा गया तो वो 4.36 आई, इससे तो ज़्यादा है, मतलब ये वीक एसिड है, इसके कंपैरिजन में ये वीक एसिड है क्योंकि इसकी pKa बढ़ गई। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा X सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो है इसका नेचर कैसा है, जैसा कि हम जानते हैं जो भी हमारे एल्काइल ग्रुप्स होते हैं इनका प्लस I इफेक्ट होता है और प्लस H इफेक्ट होता है। प्लस I इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस H होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज़ करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा, फेंकेगा, किस में फेंकेगा, बेंजीन रिंग में। जो बेंजीन रिंग में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगी, वो भी आगे किधर फेंकेगी, इधर कार्बोक्साइलेट आयन पे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किधर मूव कर रही है, वो कार्बोक्साइलेट आयन पे ही जा रही है उल्टा। बट यहाँ पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अपने ऊपर ले रहा था, मतलब इसके ऊपर स्टेबिलिटी लेके आ रहा था, बट ये यहाँ क्या कर रहा है, ये कार्बोक्साइलेट आयन को अनस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, इस वजह से ये मेरा वीक एसिड होता है। सिमिलरली अगर मैं एलिफैटिक एसिड्स की बात करूँ, जैसे इथेनॉइक एसिड हो गया जिसका फॉर्मूला होता है CH3
COOH, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, तो इसका जो pKa होता है वो होता है 4.74, और ये वीक एसिड होता है क्योंकि मिथेनॉइक एसिड से। इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाता है, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। दोनों में ही COOH ग्रुप है, बट फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट पे, अल्फ़ा पोजीशन पे। अल्फ़ा पोजीशन पे यहाँ पर H है, अल्फ़ा पोजीशन पे यहाँ पर मिथाइल है, तो H का जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो क्या होता है, कम होता है कंपेयर्ड टू मिथाइल। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर मेरा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पर कार्बोक्साइलेट आयन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर्ड टू दिस। और अगर मेरी कार्बोक्साइलेट आयन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कार्बोक्साइलेट आयन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, मोर होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और अगर मेरा कार्बोक्साइलेट आयन अनस्टेबल हो गया तो क्या हो जाएगा, मेरा वीक एसिड होगा, वीक एसिड होगा। और वीक एसिड होगा तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कहाँ ज़्यादा लाई करेगा, लेफ्ट में, मतलब रिएक्टेंट साइड में। तो आपको समझ आया, मैंने बहुत अच्छे से, देखिए आपको अभी एक बात बोली है, ये गांठ बांध लीजिएगा अपने दिमाग में कि अगर कार्बोक्साइलेट आयन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो वो वीक एसिड बनेगा, वीक एसिड बनेगा तो जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो लेफ्ट में लाई करेगा, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट ने क्या किया, वो जो अटैच होता है कार्बोक्साइलेट आयन की अल्फ़ा पोजीशन पे, अल्फ़ा पोजीशन पे जो अटैच होगा वो मोर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का। आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ एसिडिटी ऑफ एसिटिक एसिड एंड देयर हैलोजन डेरिवेटिव्स। मतलब हमने एसिटिक एसिड की बात करनी है और उसके अल्फ़ा पोजीशन पे हम लोगों ने अलग अलग हैलोजन्स को लगाया। तो जैसा यहाँ पर पहला हमने लिया, यहाँ पर पहले फ्लोरीन लगाया, फिर क्लोरीन लगाया, ब्रोमीन, आयोडीन और फिर एसिटिक एसिड लिया। हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन की, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कैरेक्टर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी भी ज़्यादा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी एक पॉइंट है, नोट कर लेना। तो जब यहाँ पे फ्लोरीन है तो मेरा pKa की वैल्यू ये है, जब क्लोरीन है तो pKa ये है, और जब ब्रोमीन है तो pKa 2.9 है, आयोडीन है तो pKa 3.18 है, और जब एसिटिक एसिड है तो और भी ज़्यादा pKa। मतलब आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा मेरा pKa, उतनी कम वैल्यू मेरी pKa की आ रही है, क्योंकि मेरा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड, मोर एसिडिक। इसमें क्या किया है मैंने, अल्फ़ा पोजीशन पे, जैसे यहाँ पर पहले मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया था, यहाँ पर मैंने बहुत सारे लगा दिए। जैसे कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगा दिए, 2 क्लोरीन लगाए, 1 क्लोरीन लगाए। जब मैंने इनकी वेरिएशंस करी, पहले 1 के साथ, फिर 2 करी, फिर 3 करी, तो मुझे क्या पता चला कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो देखिए ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का सबसे ज़्यादा मतलब एसिडिक कैरेक्टर है, सबसे कम pKa वैल्यू मुझे इसमें मिली है। तो ये भी बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, कई बार इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाता है ऑर्डर अरेंज करने में, तो ये आप देख लीजिएगा। तो मैंने इससे क्या कंक्लूड किया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका pKa 4 to 5 होता है, और वो स्ट्रॉन्गर होते हैं देन एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का अभी मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ बताई नहीं है, बट आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि उनका pKa वैल्यू 16 से 18 के बीच में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डीलोकलाइजेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में नेगेटिव चार्ज का ऑन द कार्बोक्सिलाइट आयन इज़ थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इंडक्टिव इफेक्ट जो कार्बोनाइल ग्रुप के अल्फ़ा पोजीशन पे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्साइलेट आयन की हमने स्टेबिलिटी देखी रेजोनेंस इफेक्ट से, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और रिलीजिंग ग्रुप्स का क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी कार्बोक्साइलेट आयन की स्टेबिलिटी पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिनॉल वर्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज़्यादा एसिडिटी होती है, ठीक है। फिनॉल की मेरे को याद है कि शायद 9 to 10 के बीच में इसका pKa होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो बेंजोइक एसिड होता है इसका pKa कुछ बहुत ही कम होता है। जैसे हमने अभी पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड का pKa देखा था, तो ये आपका 3.41 था।
तो सिमिलरली फिनॉक्सा जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका भी उसी रेंज में होता है, जैसा मैंने यहाँ पर आपका बताया ही था। तो देखिए ऐसा क्यों होता है कि फ़िनॉल की से ज़्यादा एसिडिटी होती है कार्बोक्सिलिक आयन की, जबकि हमारे जो फ़िनॉल होते हैं उसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब जितने ज़्यादा हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, मोर इज़ द स्टेबिलिटी, उतनी ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, बट उसका ही यहाँ पर हम लिमिटेशन देखेंगे कि ऐसा नहीं है, ये हर एक जगह पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में हर रूल की एक लिमिटेशन होती है, हर एक रूल जो है वो हर जगह वैलिड नहीं है। तो सिमिलरली ये रूल की भी एक लिमिटेशन है जो, और ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि फ़िनॉल के जब हम आयोनाइज करते हैं तो हमें फिनॉक्साइड आयन मिलता है। और इसके जो जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। और जब हम कार्बोक्साइलेट आयन के ड्रॉ करते हैं तो हमें सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लेकिन और फिनॉल हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। तो ये लिमिटेशन है कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो मैं आपको ये समझाती हूँ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है फिनॉल से। जब फिनॉक्साइड आयन मेरा बनता है फिनॉल की आयोनाइजेशन के बाद, तो जब मैंने उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए उसमें क्या हुआ कि फिनॉक्साइड आयन का O पे नेगेटिव चार्ज ये मेरी रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे रहा है। तो क्या होगा, मेरा ऑर्थो पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज आता है और ऑर्थो पैरा पोजिशन पे कौन प्रेजेंट है? कार्बन। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, मेरा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेरा डीलोकलाइज्ड हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि मेरा जो रेजोनेंस हाइब्रिड मिलता है मुझे उसमें क्या मिलता है कि जो मेरा नेगेटिव चार्ज है वो मेरा किन पर आया है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पे। तो क्या मिला मुझे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन से पे है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन आटम पे। और यहाँ पर हमें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एक में तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। अब कार्बन पे भी डिस्टिंग्विश हो रहा है, कोई ऑर्थो है कोई पैरा है। तो जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है यहाँ पर नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। बट जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को आयोनाइज करते हैं और कार्बोक्साइलेट आयन बनाते हैं, फिर जब हमने इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए तो हमें क्या मिला कि जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने में एकदम सेम है, बिल्कुल सेम है। और उन पे जो, और सबसे बड़ी जो खास बात है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि जो इसमें नेगेटिव चार्ज है वो किस पर है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जबकि हमने फिनॉल में क्या देखा था, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था वो कार्बन पे था। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना वो बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तो आगे भी आपको अगर कोई एक्सप्लेन करना हो कोई कॉन्सेप्ट, तो आप जो भी मैंने अभी ये पहले पॉइंट्स बोले इनको ध्यान में रखते हुए कोई कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना, क्योंकि इससे आप किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझा सकते हैं। और ख़ास करके जो रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट होते हैं एसिडिटी बेसिसिटी में बहुत काम आते हैं। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलता है और इसमें हमारे को इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिलते हैं। और क्या करते हैं, ये फाइनली हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें क्या देखा बेसिकली कि फिनॉल से ज़्यादा अच्छे एसिड हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। और ऐसे ही ये अपना नाम से भी बता रहा है कि ये एक एसिड है, तो एसिड है तो अच्छा तो होना ही होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें बात करी कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी को कैसे चेक करते हैं और कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो हमारा इतना स्टेबल क्यों होता है, अगर उस पर हम सब्सटीट्यूएंट डालेंगे तो सब्सटीट्यूएंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि जब हम ग्रुप्स को वेरिएशन देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनका क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो और फिनॉल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखी कि फ़िनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने वेरिएशन देखा कि दोनों में सबसे ज़्यादा जो अच्छा एसिड होता है वो कौन होता है। तो इसमें मैंने एक टर्म यूज़ करी थी ERG, कहीं पर लिखा हुआ होगा, तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और जो EWG होते हैं
इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। सो देखिए दोस्तों, मेरी जो वीडियोस होते हैं वो कई बार थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर किसी को रेजोनेंस का भी मतलब नहीं पता है या किसी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का भी मतलब नहीं पता है, तो मैं उसे वो भी समझाने में सक्षम रहूँ। और मैं उस जो भी बच्चे हैं जो वीक हैं, जो मतलब थोड़ा देर से समझते हैं चीज़ों को, मैं उनको भी बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझा पाऊँ। इसलिए कई बार मैं एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा बड़ी कर देती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप सबको समझ आना चाहिए। मेरा बस यही मकसद है और इसी मकसद के साथ मैंने इस चैनल को शुरू किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आया है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मेरी ईमेल आईडी है thechemistclub4@gmail.com। ये याद रखिएगा, ईमेल आईडी है chemistclub4@gmail.com। 4 इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि द केमिस्ट क्लब के ऊपर ऑलरेडी कोई ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती थी, इस वजह से मैंने इस पे 4 लगाया है। बाकी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी फैमिली में ज़रूर जुड़िएगा केमिस्ट क्लब की। थैंक यू सो मच गाइज़।